आप सभी का द कट स्टडी में स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम जनरल साइंस में फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि बैरोमीटर में पारा एकाएक कम हो जाए तो इसकी क्या संभावना होगी। जो बैरोमीटर होता है इसके द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। यदि बैरोमीटर में पारा एकाएक कम हो जाए तो क्या इसकी संभावना है आंधी या तूफान आने की, या वर्षा की संभावना, या मौसम साफ रहने की संभावना, या इनमें से कोई नहीं। यदि बैरोमीटर में पारा एकाएक कम हो जाए तो आंधी या तूफान आने की संभावना रहती है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और यदि बैरोमीटर में पारा धीरे धीरे कम हो, ध्यान रखना धीरे धीरे कम हो तो वर्षा की संभावना रहती है, और एकाएक कम हो तो आंधी या तूफान आने की संभावना रहती है। और यदि एकाएक अधिक हो जाए, यदि बैरोमीटर में जो पारा होता है वो एकदम से अधिक हो जाए तो फिर मौसम साफ रहने की संभावना रहती है। मैं रिपीट कर देता हूँ, यदि बैरोमीटर में पारा एकाएक कम हो जाए तो आंधी या तूफान आने की संभावना रहती है। और यदि बैरोमीटर में पारा धीरे धीरे कम हो तो फिर वर्षा आने की संभावना रहती है। और यदि बैरोमीटर में पारा एकदम अधिक हो जाए तो फिर मौसम साफ रहने की संभावना रहती है। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। मैं प्रत्येक क्वेश्चन में ऐसे व्याख्या करता चलूँगा, आपको मेरी की गई व्याख्या में से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है। क्या वो फेदोमीटर है, क्या वो हाइग्रोमीटर है, क्या वो टेगोमीटर है, क्या वो बैरोमीटर है। जो वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता है यह मापी जाती है हाइग्रोमीटर द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। जो फेदोमीटर होता है इसके द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है। और जो टेगोमीटर होता है इसके द्वारा वायुयान व वायुयान और मोटरयान की जो स्पीड होती है वह मापी जाती है टेगोमीटर द्वारा। और जो बैरोमीटर होता है इसके द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। याद रखना, मैं रिपीट कर देता हूँ, फेदोमीटर द्वारा समुद्र की गहराई, हाइग्रोमीटर द्वारा वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता, टेगोमीटर द्वारा वायुयान व मोटरयान की स्पीड, और बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब। यहाँ पर 3 उपकरण हैं, इनको भी याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोफोन और हाइग्रोमीटर, इन तीनों में कंफ्यूज मत होना। जो हाइड्रोमीटर होता है इस उपकरण द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। और जो हाइड्रोफोन होता है इसके द्वारा पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आता है। और जो हाइग्रोमीटर होता है इसके द्वारा वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता नापी जाती है। आई होप ये तीनों उपकरण आपको समझ में आ गए होंगे। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोफोन और हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व, हाइड्रोफोन द्वारा पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना, और हाइग्रोमीटर द्वारा वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण के बारे में 4 कथन दे रखे हैं। इन कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। क्या गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। यदि हम पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। जो पृथ्वी के पोल होते हैं, यानी जो पृथ्वी के ध्रुव होते हैं, उन पर गुरुत्वीय त्वरण का मान मैक्सिमम होता है। यानी पहला कथन और दूसरा कथन सही है। जो तीसरा कथन है वह है विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होता है। यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। विषुवत रेखा पर यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है,
उस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होता है और जो पोल होते हैं उन पर गुरुत्वीय त्वरण का मान मैक्सिमम होता है। जो चौथा कथन है वह है पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। यह कथन असत्य है क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता नहीं है जबकि घटता है। याद रखना, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है और यदि हम पृथ्वी की घूर्णन गति कम करते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 4। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता नहीं है जबकि घटता है। इस कारण जो चौथा कथन है वह असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है? क्या वो तारों का टिमटिमाना, कांच में आई दरार का चमकना, हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना? जो तारों का टिमटिमाना है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि जो तारे टिमटिमाते हैं वह अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। याद रखना, तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण, यानी अपवर्तन का उदाहरण है तारों का टिमटिमाना। और जो बाकी तीनों ऑप्शन है, कांच में आई दरार का चमकना, हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, ये तीनों उदाहरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जर्मन सिल्वर में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता? यहाँ पर 4 तत्व दे रखे हैं, इनमें से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता? क्या वो तांबा है, क्या वो जस्ता है, क्या वो निकल है, क्या वो सिल्वर है? जो जर्मन सिल्वर होता है इसमें सिल्वर उपस्थित नहीं होती। याद रखना, क्योंकि यहाँ नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं। सिल्वर जर्मन सिल्वर में सिल्वर उपस्थित नहीं होता। जो जर्मन सिल्वर होता है यह तांबा, जस्ता और निकल, यानी कॉपर, जिंक और निकल, इन तीनों से मिलकर बनता है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में सिल्वर उपस्थित नहीं होता, यह याद रखना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 4, जर्मन सिल्वर में सिल्वर उपस्थित नहीं रहता। क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं? ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो आवेश होते हैं और ये ऋणात्मक होते हैं यानी माइनस। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। और जो प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है और प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है, और आवेश की जो संख्या होती है वो बराबर होती है, यानी प्रोटॉन में होगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये इस पर प्रोटॉन पर होता है, और इलेक्ट्रॉन पर होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य होता है? यानी जो नाभिकीय रिएक्टर होता है इसमें मंदक का क्या कार्य होता है? क्या वो इलेक्ट्रॉनिक की गति को नियंत्रित करता है, क्या न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करता है, क्या प्रोटॉन की गति को नियंत्रित करता है, या ये सभी काम मंदक के होते हैं? पहले तो जानते हैं मंदक में कौन कौन काम में आता है। मंदक में आता है बाहरी जल यानी D2O और ग्रेफाइट, इन दोनों को हम लेते हैं मंदक के तौर पर काम। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के तौर पर D2O और ग्रेफाइट को काम में लेते हैं। इन दोनों का काम होता है, यानी मंदक का काम होता है न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करना। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करना, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करना काम होता है मंदक का। और मंदक में हम लेते हैं बाहरी जल यानी D2O और ग्रेफाइट, इन दोनों का यूज लेते हैं हम मंदक के रूप में। यह भी याद रखना, मंदक के तौर पर D2O यानी बाहरी जल और ग्रेफाइट, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो करते हैं D2O यानी बाहरी जल और ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ किसके रूप में कार्य करती है? यानी जो नियंत्रक छड़ होती है वह
कौन सी है, क्या वो लोहे की छड़ें, क्या वो कैडमियम की छड़ें हैं, क्या वो बोरोन की छड़ें हैं, क्या वो बोरोन और कैडमियम की छड़ें हैं। देखिए जो नियंत्रक छड़ होती है वो कैडमियम और बोरोन की छड़, ये दोनों छड़ होती है नियंत्रक छड़। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की सर्वाधिक चाल होती है। क्या ध्वनि की सर्वाधिक चाल निर्वात में होती है, क्या वायु, धातु या फिर पानी में। देखिए जो ध्वनि की सर्वाधिक चाल होती हैं वो टॉस में होती हैं, फिर होती हैं दारू में और सबसे कम होती हैं गैस में। यानी टॉस में सबसे ज़्यादा, यानी धातु में सबसे ज़्यादा होती हैं। धातु में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है और धातु में भी स्पेसिफिक एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है। याद रखना एल्यूमिनियम में लगभग 6420 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल होती है एल्यूमिनियम में। फिर इसके बाद में दारू यानी लिक्विड में होती है। पानी में जो ध्वनि है इसकी चाल होती है लगभग 1530 मीटर प्रति सेकंड। और धातु में होती है, धातु में एल्यूमिनियम में होती हैं 6420 मीटर प्रति सेकंड और वायु में लगभग होती हैं 332 मीटर प्रति सेकंड। याद रखना ध्वनि निर्वात में गति नहीं करती, यानी 0 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धातु में ध्वनि की सर्वाधिक चाल होती है। धातु में ध्वनि की सर्वाधिक चाल होती है और ध्वनि निर्वात में गति नहीं करती। ये फैक्ट भी याद रखना क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ध्वनि निर्वात में गति नहीं करती जबकि प्रकाश की निर्वात में सर्वाधिक गति होती है। याद रखना प्रकाश की निर्वात में सर्वाधिक गति होती है वो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से प्रकाश निर्वात में गति करता है, लेकिन ध्वनि निर्वात में गति नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है। याद रखना 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। और जो 10⁻⁻6 मीटर होता है ये होता है माइक्रोमीटर। और 10⁻12 मीटर होता है ये होता है पिकोमीटर। और जो 10⁻9 मीटर होता है ये होता है नैनोमीटर। यानी 10⁻9 मीटर को कहा जाता है नैनोमीटर, 10⁻12 को कहा जाता है पिकोमीटर, 10⁻6 को कहा जाता है माइक्रोमीटर, 10⁻10 मीटर को कहा जाता है एंगस्ट्रम और 10⁻3 को कहा जाता है मिलीमीटर। ये सब फैक्ट याद रखना। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, 10⁻3 मीटर को कहा जाता है मिलीमीटर और जो 10⁻6 मीटर होता है इसे कहा जाता है माइक्रोमीटर, 10⁻12 मीटर को कहा जाता है पिकोमीटर और 10⁻9 को कहा जाता है नैनोमीटर और 10⁻10 को कहा जाता है 1 एंगस्ट्रम। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 एंगस्ट्रम में 10⁻10 मीटर होता है। क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या वह न्यूटन की गति के प्रथम नियम या न्यूटन की गति के द्वितीय नियम या न्यूटन की गति के तृतीय नियम या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो रॉकेट है वह न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या है न्यूटन की गति का तृतीय नियम। यदि हम किसी भी पिंड पर बल लगाते हैं तो बदले में, यदि हम किसी भी पिंड पर बल यानी क्रिया करते हैं तो बदले में प्रतिक्रिया होती है। यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है न्यूटन की गति का तृतीय नियम। इसी सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। अब जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है वो क्या है, वो है यदि कोई पिंड स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो जाए, और यदि कोई पिंड गति कर रहा है तो वह गति करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो जाए। जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। याद रखना जड़त्व का नियम भी न्यूटन की गति के प्रथम नियम को कहा जाता है। और जो न्यूटन की गति का दूसरा नियम है वह है जो संवेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है बल। यानी संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। यह है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। और न्यूटन की गति का तीसरा नियम है
क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया। और जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है वो है, यदि कोई वस्तु किसी भी दरों में या तो आंशिक रूप से डूबी हो या पूरी डूबी हो तो उसके बार में कुछ कमी होती है। ये कमी, जो ये आभासी कमी होती है, ये हटाए गए दरों के बार के बराबर होती है। ध्यान से सुनना, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। यदि दरों में कोई वस्तु डूबी हुई है, या तो आंशिक रूप से डूबी होगी या पूरी डूबी होगी, तो इसके बार में कुछ आभासी कमी होगी। ये आभासी कमी उसके द्वारा जो हटाया गया दरों है उसके बार के बराबर होगी। ये है आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे उत्तम चालक कौन सा है? क्या वो लोहा है, क्या वो एल्यूमिनियम है, क्या वो तांबा है, या इनमें से कोई नहीं? जो यहाँ पर 3, लोहा, एल्यूमिनियम और तांबा, इन तीनों में से तांबा सबसे अधिक चालक होता है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। वैसे सबसे ज़्यादा जो चालक हैं वो हैं सिल्वर यानी चांदी सबसे ज़्यादा चालक होती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में चांदी नहीं है। यहाँ पर लोहा, एल्यूमिनियम और तांबा, इन तीनों में से पूछा है। इन तीनों में तांबा सबसे ज़्यादा चालक होता है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के परस्पर दौड़ने में अत्यधिक कठिनाई होती है? क्या वो कांच से बनी बर्फ परस्पर, क्या सीमेंट से बनी परस्पर, क्या पत्थर से बनी परस्पर, या कच्ची परस्पर? देखिए, कांच से बनी परस्पर दौड़ने में अत्यधिक कठिनाई होती है। क्यों होती हैं? क्योंकि इस पर घर्षण नहीं होता। घर्षण नहीं होगा तो उस पर फिसलेंगे, इसलिए दौड़ने में कठिनाई होगी। बाकी सीमेंट से बनी फर्श, पत्थर से बनी फर्श और कच्ची फर्श, इन तीनों में घर्षण होता है, इस कारण इनमें दौड़ने में कठिनाई नहीं होती। लेकिन कांच से बनी फर्श में घर्षण नहीं होता। कांच से बनी फर्श में घर्षण नहीं होने के कारण इसमें दौड़ने में अत्यधिक कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक दाब का है? यानी इनमें से कौन सा मात्रक प्रेशर का है? याद रखना, जो प्रेशर है वो होता है F/A, यानी दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, और बल का मात्रक होता है न्यूटन, और जो क्षेत्रफल है इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। यानी जो दाब का मात्रक होगा वो होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया उसको भी आपने ध्यान से सुना होगा और अपनी नोटबुक में नोट डाउन किया होगा। और जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इससे हमारे द्वारा जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके लिए और नए नए क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।